रहस्यमयी लकी ड्रॉ भाग 10। श्वेता, मुझे लगता है जब से वो डर कर चीखी थी तभी से उन्हें कुछ हो गया है। आकाश, मुझे अब जितना डर पुराने महल से लग रहा है उतना ही डर अब जानकी जी से भी लगने लगा है। क्या हम आकाश, क्या तुम क्या सोच रही हो? श्वेता, नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसे माहौल में हमें यहाँ रहना चाहिए। आकाश आश्चर्य से, ये तुम कह रही हो? श्वेता सहमी हुई बोली, हाँ आकाश, पैसा अपनी जगह है, लेकिन ये सब मैंने कभी ये सब वास्तविकता में देखा ही नहीं। हाँ, कुछ हॉरर शो जरूर देखे हैं, लेकिन ये उनसे भी ज़्यादा खतरनाक लगता है। आकाश, शर्मा जी को भी ये लकी ड्रॉ छोड़कर चले जाना चाहिए। आखिर ये उनकी पत्नी के जीवन की बात है। श्वेता झुरलाकर, और तुम्हारी पत्नी का क्या? तुमने सोचा है कि आज रात मुझ पर क्या बीती? क्या तुमने इस फालतू लकी ड्रॉ को छोड़ने के लिए एक बार भी कहा? आकाश, लेकिन तुम्ही ने तो कहा था कि कुछ भी हो जाए 7 दिन तो काटने ही हैं, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तो कल जंगल वाली रात काटने के बाद से ही इतने खतरनाक टास्क को छोड़ने के लिए तैयार था। सिर्फ तुम्हारी इच्छा के कारण ही मैं रुका हुआ था। श्वेता, तो ठीक है, अब मुझे नहीं रहना यहाँ। कल हम भी होटल में चलकर बाकी के दिन मजे करेंगे। आकाश ने श्वेता के हाथ को थाम लिया। वह समझ रहा था कि इतनी बहादुर और आधुनिक युग की लड़की साधारण से डर के कारण अपना निर्णय नहीं बदल सकती। वास्तव में यह आज रात की घटनाओं ने श्वेता को अंदर तक हिला दिया था और उसके मुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्द से साफ समझ में आ रहा था कि वह किस तरह अपने आंसुओं को रोककर बात कर रही है। आकाश, ठीक है, कल हम क्विट कर देंगे। मेरे लिए तुम्हारी खुशी से ज़्यादा कुछ नहीं। इतना सुनते ही श्वेता ने बामुश्किल जिन आंसुओं को अभी तक रोक रखा था वे आंखों से बह निकले। सुबह के 4:30 बज चुके थे। श्वेता सुबह होने की रास्ता देखते देखते आंखों को आराम देने के लिए आंखें बंद किए हुए जाग रही थी। श्वेता को सांत्वना देते हुए आकाश की कब नींद लग गई उसे पता ही नहीं चला। श्वेता ने खिड़की की ओर गौर किया तो सहम गई। उसे लगा जैसे बाहर लालटेन जल रही है। उसने आकाश को जगाया। श्वेता, आकाश देखो, क्या बाहर लालटेन जल रही है? आकाश घबराकर उठ बैठा। क्या हुआ श्वेता, क्या बात है? श्वेता, तुम तो बाहर की लालटेन अंदर ले आए थे ना, लेकिन वो देखो बाहर लालटेन जल रही है। आकाश ने खिड़की की ओर देखा। सच में बाहर से लालटेन का उजाला दिख रहा था। आकाश उठा और दरवाज़ा खोलकर देखा तो बाहर लालटेन लटकी हुई थी। उसने आश्चर्य से कॉटेज के अंदर लालटेन को देखा तो अंदर 3 लालटेन रखी हुई थी, जिसमें से एक जल रही थी। आकाश ने दरवाज़ा बंद कर दिया। आकाश, शायद जो लालटेन अतिरिक्त तौर पर बचाकर रखी गई थी उनको जला गया होगा। श्वेता को अतिरिक्त लालटेन की याद आई तो उसने राहत की सांस ली। श्वेता, लेकिन जलाई किसने होगी? आकाश, हो सकता है कुलश्रेष्ठ जी या ओबेरॉय जी ने जलाई हो। अतिरिक्त लालटेन उन्हीं के कॉटेज में रखी थी। आकाश ने घड़ी की ओर देखकर कहा, कुछ ही देर में उजाला हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। सुबह 6 बजे कुलश्रेष्ठ जी ने दरवाज़ा खोला। बाहर उजाला हो चुका था। कुलश्रेष्ठ जी ने ईश्वर का नाम लिया, स्वेटर के ऊपर शॉल से अपने को लपेटा और अपने कॉटेज से बाहर आ गए। कुलश्रेष्ठ जी मन ही मन बोले, शायद सभी अभी तक सो रहे हैं, सभी लालटेन बंद कर देना चाहिए।
कुलश्रेष्ठ जी ने एक एक करके सभी लालटेनों को बंद किया। आकाश ने बाहर आहट सुनी तो वह दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। आकाश: गुड मॉर्निंग कुलश्रेष्ठ जी। कुलश्रेष्ठ जी: गुड मॉर्निंग आकाश। सुबह 4 बजे मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि बाहर अंधेरा है, सभी लालटेन बुझ चुकी थीं। तब मैंने लालटेन बदल दी थी। तुम्हारे कॉटेज के सामने वाली लालटेन नहीं थी, तुम अंदर ले गए थे क्या? आकाश: ओह, तो आपने लालटेन बदली थी, हम लोग वही बात कर रहे थे। हाँ, कॉटेज की लालटेन बंद हो जाने और बाथरूम की लालटेन ना जलने के कारण मुझे बाहर की लालटेन ले जानी पड़ी थी, लेकिन वह भी बंद हो गई थी। भगवान का शुक्र है कि बाद में बाथरूम की लालटेन जल गई। कुलश्रेष्ठ जी: अरे ऐसा था तो मुझे उठा लेना था, दूसरी लालटेन ले लेते। आकाश: अतिरिक्त लालटेन की याद ही नहीं रही। दोनों की बातें सुनकर विद्याचरण, रमेश सिन्हा और ओबेरॉय जी बाहर आ जाते हैं। कुलश्रेष्ठ जी दोनों हाथ जोड़कर बोले, सभी को नमस्कार। सभी अभिवादन स्वीकार करते हुए अभिवादन में ही जवाब देते हैं। कुछ पक्षियों की आवाज़ें अभी भी पुराने महल से आ रही थीं। आकाश का ध्यान महल की ओर गया तो सभी लोगों ने महल की ओर देख लिया। रमेश: रात में तो बड़ा डरावना लगता ही है, लेकिन दिन में भी कितना भयानक है। कुलश्रेष्ठ जी: शर्मा जी अभी तक नहीं उठे, लगता है तेज नींद लगी हुई है। आकाश कुछ बोलते बोलते रुक गया। कुलश्रेष्ठ जी: क्या हुआ आकाश, आप कुछ बोल रहे थे क्या? आकाश: नहीं कुलश्रेष्ठ जी, फ्रेश हो जाते हैं फिर मिलते हैं। ओबेरॉय जी: हाँ, यही ठीक रहेगा। सुबह के 10 बज चुके थे। सभी प्रतिभागी दैनिक कार्यों से फुर्सत होकर कॉटेज के सामने फोल्डिंग कुर्सियां लगाकर हल्की धूप में बैठ चुके थे, लेकिन जानकी अभी भी कॉटेज में थी। बबीता: जानकी जी दिख नहीं रही। शर्मा जी: कल रात को डरने के कारण उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए आराम कर रही हैं। श्वेता ने आकाश की ओर देखा, लेकिन आकाश ने कुछ ना कहने के लिए इशारा किया। शर्मा जी ने इशारों को भांप लिया, लेकिन कुछ भी नहीं बोले। रमेश: कल रात को बबीता जी डर रही थी, उसने कल रात भी किसी औरत की परछाई देखी। रमेश की बात सुनते ही जैसे ही श्वेता के घावों पर किसी ने हाथ रख दिया हो, अचानक से बोली, बबीता जी आपने भी देखा क्या? बबीता डरती हुई बोली, क्या तुमने भी देखा श्वेता? श्वेता: हाँ बबीता जी, कल तो बहुत कुछ देखा और हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि अब हम लोग इस लकी ड्रॉ से क्विट कर लेंगे। श्वेता की बात को सुनकर ओबेरॉय जी की आंखों में जैसे चमक ही आ गई थी। ललिता ने ओबेरॉय जी को इस तरह देखा जैसे वह कह रही हो, करण अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति को जरा संभालो। ओबेरॉय जी ने ललिता की बात को समझते हुए अपने चेहरे के भावों को नियंत्रित किया। ललिता: क्यों, ऐसा क्या हुआ श्वेता जो तुम लोग क्विट कर रहे हो? श्वेता कुछ बोलती उससे पहले ही जानकी ने अपने कॉटेज का दरवाज़ा खोला। सभी लोग दरवाजे की आवाज़ सुनकर जानकी जी को देखने लगे। जानकी जी आई और बिना कुछ बोले शर्मा जी के बगल में बैठ गई। श्वेता ने जानकी की ओर देखा तो जानकी ने बिना किसी भाव के श्वेता की ओर देखना प्रारंभ कर दिया। श्वेता अब बोलने की स्थिति में नहीं थी। उसे रात की घटना पुनः याद आ गई। कुलश्रेष्ठ जी: आकाश, सिर्फ उस परछाई के कारण लकी ड्रॉ छोड़ रहे हो या कोई और भी कारण है? आकाश शायद कुछ और जवाब नहीं देना चाहता था, इसलिए बोला, बस हमने डिसाइड कर लिया है। ओबेरॉय जी: कोई बात नहीं, ये तो अपना अपना निर्णय है। श्वेता अपनी नज़र जानकी जी से बार बार हटाकर दूसरी ओर ले जा रही थी, लेकिन जैसे ही वह जानकी जी की ओर देखती, जानकी जो उसे ही देखती नजर आती थी। श्वेता: आकाश चलो, हम लोग पैकिंग कर लेते हैं। आकाश जानकी जी द्वारा श्वेता को घूरकर देखने को ताड़ रहा था, इसलिए वह उठा और श्वेता के साथ अपने कॉटेज में चला गया। विद्याचरण: लकी ड्रॉ के आयोजक सही थे,
लगता नहीं कि 6 रातों तक कोई बचेगा। बबीता, हम यहाँ रकम जीतने आए थे, अपने प्राण गंवाने नहीं। वैसे श्वेता और आकाश गलत नहीं है। रमेश बबीता के इस वाक्य से समझ रहा था कि बबीता भी उसी दिशा पर है जिसका निर्णय श्वेता ले चुकी थी। वैसे रमेश भी इस तरह के अनजान खतरों के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी इनाम की राशि उसे बार बार रोक रही थी। कुलश्रेष्ठ जी, जानकी जी, आज आप बिल्कुल शांत हैं, तबीयत तो ठीक है ना? जानकी जी ने कुलश्रेष्ठ जी की ओर देखा और दोनों आंखें हल्की सी बंद करते हुए इशारे से ही हाँ में जवाब दिया। विद्याचरण, आज अभी तक बस नहीं आई? बबीता, आते होंगे कुछ नए दिशा निर्देशों के साथ, सबकी जान जोखिम में डालने के लिए। ओबेराय जी, इसमें धर्मेंद्र और घनश्याम की क्या गलती है? वे बेचारे तो बस के कर्मचारी हैं। शर्मा जी ने ओबेराय जी की बात में सहमति जताई। कुलश्रेष्ठ जी, लो, नाम लिया और वो हाजिर हो गए। वो देखो, बाहर बस रुकने की आवाज़ आई। बस की आवाज़ सुनकर आकाश कॉटेज से बाहर आ गया। श्वेता, बस आ गई है, तैयारी कर लो। दरवाज़ा खुलने की वही कर की आवाज़ आती है। धर्मेंद्र और उसके पीछे घनश्याम हाथ में पैकेट्स लिए हुए पुराने महल की बाउंड्री में प्रवेश करते हैं। धर्मेंद्र पास पहुंचकर बोला, गुड मॉर्निंग जी। घनश्याम भी सभी को नमस्कार करता है। विद्याचरण, हम लोग अभी आप लोगों की ही बात कर रहे थे। अब तक आकाश और श्वेता भी बाहर निकल आए थे। धर्मेंद्र, माफ़ कीजिएगा, कंपनी ने आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल खाने और नाश्ते की व्यवस्था की थी, इसी कारण जरा देर हो गई। कुलश्रेष्ठ जी, कोई बात नहीं, अभी इतनी देर भी नहीं हुई है। श्वेता, धर्मेंद्र भैया, हम लोग लकी ड्रॉ से क्विट कर रहे हैं, आप कंपनी को बता दीजिए। धर्मेंद्र आश्चर्य से, क्यों? ओह सॉरी, मुझे पूछना नहीं चाहिए, ये कंपनी के नियमों के खिलाफ है। ठीक है, शाम तक आप लोग अपनी पैकिंग कर लीजिएगा। धर्मेंद्र और घनश्याम सभी प्रतिभागियों को उनके पैकेट्स देते हैं। जानकी जी और धर्मेंद्र पैकेट्स बढ़ाता है। उसके घूर कर देखते ही वह सहम जाता है और पैकेट्स दूर कर लेता है। सभी जानकी जी के इस बर्ताव से अचंभित थे। शर्मा जी ने धर्मेंद्र से पैकेट ले लिए। शर्मा जी, माफ़ कीजिएगा धर्मेंद्र जी, कल रात से ही जानकी की तबीयत ठीक नहीं है। धर्मेंद्र, कोई बात नहीं, वैसे तबीयत को क्या हुआ? शर्मा जी, कुछ नहीं, जरा डर गई है। धर्मेंद्र ने पुनः जानकी जी की ओर देखा, वह अभी भी बबीता की ओर घूरकर लगातार देख रही थी। धर्मेंद्र मन ही मन में बोला, साधारण तबीयत का मामला नहीं लगता है, ये तो कुछ और ही समझ में आ रहा है। धर्मेंद्र का सोचना था कि जानकी जी ने फिर से धर्मेंद्र की ओर पलटकर देखा। धर्मेंद्र वहां से हटकर आखिरी कॉटेज की ओर चल दिया। धर्मेंद्र, घनश्याम आओ, जब तक ये लोग नाश्ता करते हैं तब तक हम लोग वहां आराम कर लेते हैं। धर्मेंद्र रहस्यमय यात्रा 2020 उपन्यास, जिसे उसने धर्मेंद्र से पढ़ने को ले ली थी और जिसे लेने की अनुमति नहीं ली थी, उसे लेकर खाना खाने के बाद कॉटेज के पीछे की ओर चला गया और टहलते हुए उपन्यास पढ़ने लगा। कहानी रहस्यों से भरी हुई थी, जिनमें रमेश खो चुका था। अचानक झाड़ियों के पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। रमेश ने झाड़ियों के पास जाकर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। जैसे ही रमेश ने पैर सूखी झाड़ियों पर रखा, झाड़ियों के नीचे जमीन समतल न होने पर उसका पैर फिसल गया और संभलने की नाकाम कोशिश करते हुए वह गिर गया। उपन्यास खुलकर झाड़ियों में बुरी तरह फंस गया, जिसे निकालने की कोशिश में उसके कुछ पेज फट गए। रमेश के पैर में कांटा चुभा, जिससे उपन्यास पुनः हाथ से छूट गया। उपन्यास में आधी रात की कहानी, पुराने महल के डर, पैर में कांटे चुभने और अचानक से गिरने के कारण रमेश भय से ग्रसित हो चुका था।
जिसके कारण उपन्यास जो उसके हाथ से पुनः गिर गया था उसे बिना उठाए बिना ही पैर का कांटा निकाला और उठकर कॉटेज की ओर भागा। कॉटेज के बाहर जानकी टहल रही थी। अन्य सभी लोग अंदर थे। रमेश भागकर आया और अपने कॉटेज में चला गया। बबीता पलंग पर लेटी हुई कुछ सोच रही थी। रमेश आया और सोफे पर बैठ गया। बबीता। रमेश, श्वेता कुछ बोल रही थी लेकिन कुछ बता नहीं पाई। मुझे लगता है हमें श्वेता से अकेले में बात करनी चाहिए। रमेश, यदि ऐसा है तो ठीक है, चलो। आकाश और श्वेता को टहलने के बहाने इस पुराने महल की बाउंड्री के बाहर चलकर बात करते हैं। बबीता। हाँ, ये ठीक रहेगा। रमेश और बबीता ने आकाश और श्वेता को कॉटेज के बाहर बुलाया और फिर चारों कॉटेज के बाहर टहलते हुए बाहरी दीवार के बाहर चले गए। जानकी जी अभी भी कॉटेज के बाहर टहल रही थी। श्वेता और आकाश ने बबीता और रमेश के से पिछली रात की पूरी घटना के बारे में चर्चा की। बबीता और रमेश ने श्वेता और आकाश को लकी ड्रॉ ना छोड़ने के लिए समझाया भी, क्योंकि श्वेता के जाने के बाद बबीता और ज़्यादा अकेलापन महसूस करने वाली थी। लेकिन श्वेता और आकाश निर्णय ले चुके थे। कुछ देर बाद वे अपने कॉटेज में लौट आए। उनके लौटने तक जानकी अपने कॉटेज में जा चुकी थी। वापस आकर बबीता पलंग पर लेट गई। रमेश सोफे पर बैठकर कुछ सोचने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पीठ के पीछे सोफे पर कुछ रखा है। उसने हाथ पीछे की ओर टटोला। पीछे उसकी स्वेटर जो उसके कॉटेज के बाहर जाने से पहले उतारी थी रखी थी, लेकिन नहीं, उस स्वेटर के नीचे भी शायद कुछ था। वह उठा और स्वेटर को अलग कर दिया। रमेश के माथे पर तनाव के चिन्ह उभरने लगे थे। उसने बबीता की ओर देखा। वह आंखें बंद की लेटी हुई थी। रमेश ने अपनी आंखों को जोरों से बंद किया और फिर सोफे पर देखा। रहस्यमय यात्रा 2020 जो कुछ समय पहले झाड़ियों में गिर गई थी पुनः सोफे पर रखी दिखाई दी। रमेश ने कुछ सोचकर उपन्यास उठाया और सारे जल्दी जल्दी पेज पलटे डाले। कोई भी पेज फटा हुआ नहीं था। उपन्यास बिल्कुल वैसी ही स्थिति में था जैसी वह कॉटेज के बाहर ले जाने के पहले में थी। रमेश मन ही मन बोला, बुक तो केवल एक ही थी, वह भी झाड़ियों में गिरकर फट गई थी, फिर यहाँ कैसे आ सकती है। रमेश का सिर तनाव और डर से भर गया था। उसने उपन्यास को कुछ दूर रखे हुए बैग में डाल दिया और जोरों से अपना सिर झटक दिया। वह कैसे भी इस घटना को भुला देना चाहता था। बबीता अपनी आंखें खोल चुकी थी और रमेश के इस बर्ताव को देखकर आश्चर्य में थी। बबीता, क्या हुआ? रमेश ना चाहते हुए भी अब सब कुछ बताने को मजबूर था। उसने बबीता को सारी घटना बता दी। अब बबीता भी रमेश के डर में शामिल हो चुकी थी। दोपहर के 2 बज रहे थे। सभी लोगों ने नाश्ता के बाद जल्दी भोजन कर लिया, लेकिन सभी अपने कॉटेज में ही थे। रोज की तरह कोई भी बाहर एकजुट नहीं हुए थे, सिवाय कुलश्रेष्ठ जी और विद्याचरण को छोड़कर। वे दोनों कुलश्रेष्ठ जी के कॉटेज के सामने वाले पेड़ के नीचे कुर्सियों में बैठे थे। विद्याचरण, अंकल, आज कोई बाहर नहीं आ रहा है? कुलश्रेष्ठ जी, शायद खाना खाकर आराम करने लगे होंगे। रात को कुछ लोगों की नींद भी पूरी नहीं हुई थी। धर्मेंद्र और घनश्याम दोनों वहां पहुंचते हैं जहां कुलश्रेष्ठ जी और विद्याचरण बैठे थे। कुलश्रेष्ठ जी, आइए, आप लोग भी बैठिए। विद्याचरण, अपने और मेरे कॉटेज से बची हुई एक एक कुर्सी ले आओ। धर्मेंद्र, अरे नहीं कुलश्रेष्ठ जी, आप लोग बैठिए। हम यहाँ पेड़ की छाँव में पेड़ से ही टिककर बैठेंगे। बहुत दिनों से इस तरह नहीं बैठे, इसका भी आनंद लेना चाहिए। धर्मेंद्र पेड़ के नीचे टिककर बैठने लगता है। घनश्याम बिछाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन धर्मेंद्र उसे मना कर देता है। पास ही घनश्याम भी बैठ जाता है। घनश्याम, कुलश्रेष्ठ जी, मैं कल से आपसे कुछ पूछना चाहता था।
कुलश्रेष्ठ जी, पूछो भाई, कल ही पूछ लेते, इतना इंतजार क्यों? धर्मेंद्र घनश्याम के प्रश्न वाली बात पर आश्चर्य से घनश्याम की ओर देखता है। घनश्याम कुलश्रेष्ठ जी की बात पर मुस्कुरा देता है। कुलश्रेष्ठ जी, कुछ लोग रुपए कमाने को बहुत मुश्किल मानते हैं, तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि रुपए कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? धर्मेंद्र घनश्याम के प्रश्न पर मुस्कुरा देता है, क्योंकि पिछले दिनों में ही वह इस बारे में घनश्याम से चर्चा कर चुका था। कुलश्रेष्ठ जी, मेरे सोचने या ना सोचने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हमारे वेद पुराण श्रुतियाँ कहती हैं कि जो मान लिया जाए वही सही है। आपने यदि मान लिया कि धन कमाना सरल है तो है, और यदि मान लिया कि धन कमाना कठिन है तो कठिन हो जाता है। धर्मेंद्र घनश्याम की ओर देखता है और अपनी भौहें उचका देता है। घनश्याम मुस्कुरा देता है। घनश्याम, इसका मतलब यदि मैं मान लूं कि धन कमाना सरल है तो मेरे पास धन आ जाएगा? कुलश्रेष्ठ जी, वेदों, पुराणों, उपनिषदों और श्रुतियों के प्रत्येक शब्द एवं वाक्य विशेष भावार्थ रखते हैं। उनमें इतनी गहराई है कि उन्हें साधारणतः अनुवाद नहीं करना सही नहीं होता। यहाँ पर मान लेना केवल ऊपरी तौर पर दिमाग में रख लेना नहीं है। यहाँ मान लेने का अर्थ है पूरी तरह से दिमाग में बसा लेना, क्योंकि जब आप अपने इसे दिमाग में बसाकर मान लेते हैं तो आपका शरीर, आपका मन, आपका दिमाग और आपका व्यवसाय भी पूरी तरह से यह मान चुका होता है और उसी के अनुरूप कार्य भी करता है। धर्मेंद्र, घनश्याम, तुमने तो बड़ी गहराई वाला प्रश्न पूछ लिया। कुलश्रेष्ठ जी, मानना पड़ेगा आपके पास प्रश्नों के बड़े रुचिकर जवाब होते हैं। घनश्याम, कुलश्रेष्ठ जी, इसे थोड़ा और सरल शब्दों में बताएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। कुलश्रेष्ठ जी, जीवन में शिक्षक रहा हूँ, बच्चों को समझाने का ही कार्य करता रहा हूँ, इसमें मेहरबानी की बात कहाँ से आ गई? सुनो, यदि तुमने मान लिया कि धन कमाना कठिन नहीं है तो तुम्हारा धन कमाने के प्रति व्यवहार भी इसी तरह का होगा। तुम्हारे निर्णय निर्भरता और आत्मविश्वास से भरपूर होंगे। वर्तमान में जो धन है उसे भी आसानी से नए कार्यों में लगा सकोगे। जब तुम निर्भय होकर और आत्मविश्वास के साथ निर्णय लोगे तो साहसिक निर्णय ले सकोगे जो तुम्हें साहसिक कार्य करने में समर्थ बनाएंगे। इस तरह तुम्हारे धन कमाने की ज़्यादा संभावना होगी। इसके विपरीत, यदि तुम मानते हो कि धन कमाना कठिन है तो तुम वर्तमान धन को भी बचा कर रखोगे, उसे नए व्यवसाय में लगाओगे ही नहीं। तुम्हारे सभी निर्णय इसी विश्वास से भरपूर होंगे और उसके चलते वे निर्णय डर से भरपूर होते चले जाएंगे। अतः जो भी निर्णय लोगे वे अति सुरक्षात्मक होंगे। अति सुरक्षात्मक निर्णय अधिक धन अर्जन करने से वंचित रखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह भी बिल्कुल नहीं है कि अति आत्मविश्वासी होकर धन को बर्बाद कर दिया जाए। विद्याचरण, लेकिन ये दोनों बातें तो एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। कुलश्रेष्ठ जी, संपूर्ण वेदों, पुराणों, उपनिषदों एवं श्रुतियों के केवल एक वाक्य से ही जीवन जीना आ जाता तो संपूर्ण की रचना ही क्यों की जाती? आगे यह भी तो कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्जते। कबीरदास जी ने भी कहा है कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अर्थात ना अधिक बोलना अच्छा है और ना ही अधिक चुप रहना अच्छा है, क्योंकि अधिक बोलने वाला बड़बोला बनकर ऐसी बातें भी बोल जाता है जिसे बोलना उचित नहीं है। इसी तरह अत्यधिक कम बोलने वाला सही समय पर भी अपनी बात नहीं रख पाता। आगे कबीरदास जी ने भी कहा है कि इसी प्रकार ना ही अधिक बारिश अच्छी है और ना ही अधिक धूप, क्योंकि दोनों के विपरीत ही परिणाम होते हैं। इसी प्रकार अति आत्मविश्वास बर्बादी को जन्म देता है और अति भय जीवन में बढ़ने से रोक देता है। इसलिए कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्जियेत। घनश्याम,
तो फिर क्या करना चाहिए? कुलश्रेष्ठ जी, संतुलन, हर चीज में संतुलन होना चाहिए। कहते हैं प्रकृति संतुलन प्रिय है। प्रकृति संतुलन चाहती है। उसने हर क्षेत्र में संतुलन बनाकर रखा है। जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि उसने हर चीज के दो पक्ष बनाए हैं। किसी भी क्षेत्र में किसी के लिए भी एकाधिकार नहीं रखा। उदाहरणार्थ, उजाला है तो अंधेरा भी है। कुलश्रेष्ठ जी स्वयं ही कुछ सोचकर जोर से हंस देते हैं। धर्मेंद्र, क्या हुआ कुलश्रेष्ठ जी? कुलश्रेष्ठ जी, शायद मैं भी अधिक बोल रहा हूँ। देखो ना, कहाँ से कहाँ बात शुरू हुई थी और किस विषय पर पहुँच गई। धर्मेंद्र, घनश्याम और विद्याचरण भी हंस देते हैं। धर्मेंद्र, कुलश्रेष्ठ जी, आप योग के बारे में भी कुछ बता सकते हैं? कुलश्रेष्ठ जी, ज़्यादा तो नहीं जानता, हाँ थोड़ा बहुत जो पता है वो ज़रूर बता सकता हूँ। धर्मेंद्र, प्लीज़ बताइए ना, क्योंकि जिस तरह से आजकल स्ट्रेस भरी बिजी लाइफ है, थोड़ा बहुत योग करना ज़रूरी है। मैं सुबह उठकर थोड़े बहुत योग के आसन तो कर लेता हूँ, जैसे प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और कपालभाति। वैसे मैंने हठ योग के बारे में आजकल बहुत सुना है। ये वास्तव में होता क्या है? कुलश्रेष्ठ जी, जितने आसन आप बता रहे हैं, लगता है मुझसे ज़्यादा तो आप योग के बारे में जानते हैं। धर्मेंद्र, कुलश्रेष्ठ जी, पहले तो आप मुझे आप मत बोलें। कुलश्रेष्ठ जी हंसते हुए बोले, ठीक है भाई, वैसे तुम जितना जानते हो तो मुझे ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वैसे जैसे कि तुमने कहा कि हठ योग के बारे में जानना चाहते हो, इसके बारे में बहुतों ने अपना अपना मत व्यक्त किया है। लेकिन जितना मैं जानता हूँ, हा का संबंध सूर्य से है और ठा का संबंध चंद्र से। इस तरह हठ से तात्पर्य सूर्य और चंद्र के संतुलन से है। कुछ लोग इसके शाब्दिक अनुसार इसे हठ अर्थात जिद से तुलना करने लगते हैं। धर्मेंद्र, सूर्य और चंद्र, मैं समझा नहीं। कुलश्रेष्ठ जी, वास्तव में योग के अनुसार शरीर में दो नाड़ियां होती हैं, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। योग के प्रत्येक आसन का संबंध इन नाड़ियों से है। इसका कई जगह उल्लेख मिलता है। सूर्य नाड़ी शरीर में ऊर्जा बढ़ाती है और चंद्र नाड़ी शांति लाती है। धर्मेंद्र, आप क्या सोचते हैं, इन नाड़ियों का योग के आसनों से क्या संबंध है? कुलश्रेष्ठ जी, मेरे विचार से ऐसे आसन जिन्हें शरीर को पीछे की ओर झुकाकर किया जाता है, उनसे सूर्य नाड़ी पर प्रभाव पड़ता है, और जिन आसन में शरीर को आगे की ओर झुकाया जाता है, वे चंद्र नाड़ी पर प्रभाव डालते हैं। वैसे कुछ आसन हैं, जैसे सूर्य नमस्कार, जिनमें दोनों ही नाड़ियों पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसमें आगे की ओर और पीछे की ओर दोनों ही ओर शरीर को झुकाया जाता है। इसी तरह जिन आसनों एवं योग क्रियाओं को तीव्रता से किया जाता है, उनसे सूर्य नाड़ी प्रभावित होती है, और जिन आसनों एवं योग क्रियाओं को आराम से किया जाता है, उनसे चंद्र नाड़ी प्रभावित होती है। अब यदि नासिका के बारे में बात करें तो दाहिनी नासिका सूर्य नाड़ी से संबंधित है, तो बाईं नासिका चंद्र नाड़ी से। धर्मेंद्र, इतना तो समझ गया, लेकिन इन नाड़ियों से होता क्या है? कुलश्रेष्ठ जी, जितना मैंने अध्ययन किया है उसके अनुसार सूर्य नाड़ी के आसनों से ऊर्जा में वृद्धि होती है, लेकिन इसमें भी संतुलन आवश्यक है, क्योंकि यदि अधिक किया जाए तो इसके वही परिणाम होंगे जो ऊर्जा के अधिक होने के परिणाम होते हैं, जैसे उच्च रक्तचाप और क्रोध का बढ़ना। इसी प्रकार चंद्र नाड़ियों के आसनों से शरीर और मन में शांति बढ़ती है, इसलिए यदि इसमें अधिकता की गई तो निम्न रक्तचाप और आलस इसके परिणाम हो सकते हैं। ये सिर्फ थोड़ा सा अनुभव मैंने बताया, यह किसी भी प्रकार से चुनौती देने के लिए मैंने नहीं कहा।
धर्मेंद्र, मैं भी आपसे सिर्फ आपके अनुभव ही पूछ रहा था। वैसे आपने जो भी बताया वह प्रायोगिक रूप से तो सही लग रहा है, लेकिन आपने हठ योग के बारे में ज़्यादा नहीं बताया। कुलश्रेष्ठ जी, हाँ वही मैं बता रहा था कि हठ सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी से संबंधित है। जब सूर्य नाड़ी को प्रभावित करने वाले योग आसनों को शांति एवं स्थिरता के साथ किया जाए, अर्थात सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को संतुलित करते हुए किया जाए, तो इसे हठ योग कहते हैं। इस तरह हठ योग के द्वारा चैतन्य और ऊर्जा तक इस तरह पहुंचना कि इनके होने पर भी शरीर और मन की शांति बरकरार रहे, वह हठ योग है। धर्मेंद्र, हठ योग के बारे में आपने अच्छा व्याख्यान दिया कुलश्रेष्ठ जी। कुलश्रेष्ठ जी, हाँ, लेकिन हठ योग सिर्फ इतना ही नहीं है। मेरे द्वारा बताई गई ये बातें उसके कुछ अंश मात्र हैं। कुलश्रेष्ठ जी, धर्मेंद्र, विद्याचरण और घनश्याम में चर्चा जारी थी। चर्चा के चलते अब शाम हो गई थी। किसी को ज्ञात ही नहीं हुआ। आकाश और श्वेता अपने कॉटेज से बाहर निकलते हैं। आकाश, धर्मेंद्र भाई, 5 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। हम यहाँ से कितने बजे निकलेंगे? धर्मेंद्र घड़ी की ओर देखता है। ओह, बातों में समय का पता ही नहीं चला। अभी 10 मिनट में चलते हैं। आप लोग अपना सामान ले आइए। धर्मेंद्र खड़ा हो जाता है और घनश्याम को इशारा करता है। घनश्याम सभी कॉटेज में जाकर नॉक करता है। सभी लोग बाहर आ जाते हैं। धर्मेंद्र, लकी ड्रॉ के नियमों के अनुसार जो भी इस प्रतियोगिता को छोड़ना चाहते हैं वे इस ओर आ जाएं। हम उन्हें लेकर होटल जाएंगे और जो होटल नहीं जाना चाहते हैं वे तैयार हो जाएं। उन्हें अगले स्थान पर ले जाया जाएगा। आकाश और श्वेता धर्मेंद्र की ओर अपना सामान लेकर पहुंच जाते हैं। कुलश्रेष्ठ जी, तो क्या हम सभी को आज रात यहीं रुकना है? हमें कहीं और भी चलना है? ओबेरॉय जी, ललिता, मैंने कहा था ना कि हमें किसी नई जगह पर जाना होगा, लेकिन तुम कह रही थी कि धर्मेंद्र को ऐसा कोई निर्देश नहीं मिला हो। यदि मिला होता तो वह बता दिया होता। धर्मेंद्र, ये भी कंपनी की ओर से निर्देश था कि आज शाम को जाते समय ही सभी को यह सूचना दी जाए। प्लीज़ आप लोग अपना सामान पैक कर लें। शर्मा जी, वैसे हम लोग कहाँ जाने वाले हैं ये तो बता दो। धर्मेंद्र, वो आपको बस में बैठने के बाद बता दिया जाएगा। और हाँ, वहाँ पहुँचने के बाद भी यदि आप में से किसी को लगता है कि आप वहाँ नहीं रुकना चाहते हैं तो उस समय भी आप होटल के लिए हमारे साथ रवाना हो सकते हैं। 10 मिनट के अंदर ही सभी लोगों ने अपना अपना सामान पैक किया और बस में पहुँच गए। बस को पुनः इस तरह से कवर कर दिया गया था कि कोई बाहर ना देख सके। बस में सभी को बताया गया कि अब उन्हें काली हवेली ले जाया जा रहा है। ये वही हवेली है जहां अंग्रेजों के शासनकाल के समय जब परिवार के सभी सदस्य बाहर गए हुए थे, तब परिवार के मुखिया को मारकर इसके अंदर बड़ी कोठी में जला दिया गया था। उसके बाद जब उन्हें उनके सदस्य लौटे तो उन्हें वहाँ इस बात का पता चला और उसके बाद वे इस हवेली को बेचकर कहीं दूसरे शहर चले गए। लेकिन उसके बाद कोई इस हवेली में नहीं रह पाया। कहते हैं कि इस हवेली के नए मालिक पहली रात भी यहाँ नहीं काट पाए। एक रात के बाद उन्हें बहुत ढूंढा गया, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें कभी कभी रात में हवेली की छत पर टहलते हुए देखा जा सकता है। ओबेरॉय जी, हो सकता है गायब ना हुए हों और वहीं रहते हों। वैसे उनको गायब हुए कितना समय हो गया? घनश्याम, यही कोई 105 साल। ओबेरॉय जी अब शांत हो गए थे।